स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बावजूद यूएसए का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो जाता है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shahryar from Gulf Star Visa Consulting Travel and Tourism Services. We are located at Karachi, Pakistan. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारे पास बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट हैं उनके सवालात हैं और उसमें एक जो अहम सवाल है वो सबसे ज़्यादा ये है, और आज हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बावजूद यूएसए का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो जाता है। ये हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते भी हैं और उनके सवालात भी हैं और फिज़िकल ख़ुद भी आते हैं, तो उनके वीज़े रिजेक्शंस होती हैं उनके पास, और वो ये समझते हैं यार कि मैं तो वेल इस्टेब्लिश हूँ, मैं मील ओनर हूँ, मैं फैक्ट्री ओनर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है ना, बिज़नेस ओनर्स हैं, बहुत फंड्स उनके पास अच्छे खासे अवेलेबल हैं, मगर उसके बावजूद वो यूएसए का वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि हम तो बिल्कुल वेल इस्टेब्लिश हैं और फिर भी हमारा यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये सवाल इकट्ठे हो गए थे, तो हमने कहा चलें इस पर आपको कंटेंट देते हैं और आप ये मालूमात आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखें, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यूएसए जो वीज़ा ऑफिसर है ना, उसको इससे कोई वो नहीं है कि आपके पास आपकी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, आप कितने बड़े बिज़नेस ऑनर हैं, ठीक है ना, और कितने फ़ंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, और क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनकी जो आपको ये समझना पड़ेगा रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि इंसान जो है ना, थोड़ा सा जो ख़ास तौर पे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के लोग होते हैं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि यार मैं तो मतलब वेल इस्टेब्लिश हूँ और मेरी तो यहाँ की ट्रैवलिंग है, वहाँ की ट्रैवलिंग है और मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं, तो मुझे तो यूएसए वीज़ा क्यों रिजेक्ट करेगा, मुझे तो यूएसए वीज़ा मिल ही जाएगा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे छोड़ देते हैं, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पर DS 160 को प्रॉपर वो फिल आउट नहीं कर पाते और वो सारी चीज़ें वो मतलब इग्नोर कर देते हैं जो उनको उसके अंदर प्रॉपरली फिल करनी चाहिए, जिससे वीज़ा ऑफिसर को आपका केस समझने में आसानी हो। नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाएँ इंटरव्यू, वो इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते और बस ऐसी कैजुअली वो चले जाते हैं कि मेरे से क्या 2-4 सवाल करने में जवाब दे दूँगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, ठीक है ना। या बहुत सारे लोग होते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, मतलब वो जो ना नर्वस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही 2 चीज़ें होती हैं, और इंटरव्यू की उनकी तैयारी नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि उनकी प्रोफाइल में उनको कहाँ पर अपने जो स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, होम टाइज़ हैं, उनको कैसे उन्होंने प्रेजेंट करना है वीज़ा ऑफिसर के सामने, क्योंकि वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं बोल पाते और उनकी कोई तैयारी भी नहीं होती है इंटरव्यू की। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के लोग जो है वो ज़्यादातर ये 2-3 वजूहत होती हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले तो ये कि जो भी हैं यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो सबसे पहले किसी भी क्वालिफाइड कंसल्टेंट से अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेक करवाएं, और वो ये देखें कि क्या मेरी जो इस वक्त के सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें मैं एलिजिबल हूँ यूएस के वीज़ा के लिए या नहीं। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लोग जो है ना वो सबसे पहले कंसल्टेंट को कांटेक्ट करके उनकी एडवर्टाइजिंग देखते हैं और फिर उनको कांटेक्ट करके पूछते हैं कि आपके क्या प्राइस हैं, आपके क्या प्राइस हैं, आप क्या रेट ले रहे हैं, क्या ये बात करते हैं। कोई भी ये बात नहीं करता कि यार मेरी ये प्रोफाइल है, आप इसको चेक करके बताएं कि क्या मैं इस वीज़े के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, और अगर नहीं हूँ तो क्यों, और अगर हूँ तो क्या वजह है कि मैं ये जानने की ज़रूरत है कि अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा हूँ तो किस वजह से आ रहा हूँ, और अगर मैं नहीं आ रहा तो किस वजह से आ रहा हूँ। ये कोई नहीं पूछता हमारे यहाँ। ये हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, वो बस यही बात करते हैं आपके चार्जेस क्या हैं, आप वो तो इतने ले रहा है, वो इतने ले रहा है, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। इसमें मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें डिटेल में देखें। वो पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 वीडियो उसमें है वो, और उसमें मैंने तफसील से बताया है। तो जो भी लोग हैं वीज़ा यूएस का अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग लाजमी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले चेक करवाएं। लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कौन चेक करेगा? ये वही चेक करेगा जो क्वालिफाइड कंसल्टेंट होगा, जिसको पता होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। क्योंकि लोग तो यहाँ समझते हैं कि यूएस का वीज़ा तुक्का है, खाली फॉर्म भरें और खड़े हो जाएं, वीज़ा लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका है, लेकिन उसको हर कोई समझ नहीं सकता, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जिसको एक्सपीरियंस है वही समझ सकता है, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट क्राइटेरिया है। हर एप्लीकेंट का अलग अलग क्राइटेरिया है, उसका सबका सेम नहीं है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार फलां का वीज़ा लग गया तो हमारा भी लग जाएगा, या उसका रिजेक्ट हो गया तो हमारा भी कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं, इन चक्करों में या रेटों के चक्कर में रहते हैं।
और जो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के लोग होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों को मतलब मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि आप अपनी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करवाएं और उसके बाद आप ये देखें कि आप कहाँ कहाँ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, तो उस पॉइंट्स को पूरा किया जा सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है और फिर वीज़ा अप्लाई करें। फर्स्ट टाइम में इस तरह वीज़ा अप्लाई करें कि आपकी प्रोफाइल जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि रिजेक्शंस होती हैं, थोड़ा प्रोफाइल जाहिर सी बात है उसमें मसला आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो दोबारा वीज़ा लगेगा नहीं, बिल्कुल लगता है। बशर्ते ये कि आपने कोई अपनी जो प्रीवियस आपकी रिजेक्शन है उसके अंदर आपने कोई मतलब मिस डिक्लेरेशन ना दी हो और आप अभी अब नया जो अपना वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर डिक्लेरेशन चेंज कर रहे हैं आप, तो ऐसा ना हो, मतलब उस डिटेल अपनी जो है ना वो सेम होनी चाहिए। बाकी अदरवाइज़ वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो कोई इशू नहीं है, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा वीज़ा लग सकता है आपका, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप अपनी प्रोफाइल के बारे में, एक्सपर्ट कंसल्टेंट जो भी है उससे अपनी प्रोफाइल के बारे में बात करें कि मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं है। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, इसको मैं बार बार बोलता हूँ और इसको आप मद्देनज़र रखें और फिर अपना वीज़ा अप्लाई कराएं। हमारी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान सकते हैं कि मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद ही अच्छा हमारा तो यही है, हमारा तो हम 99% सक्सेस और 100% ऑनेस्टी हम इसीलिए लिखते हैं, ये हमारा स्लोगन है कि हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा होता है उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो नहीं आ रहा होता उसका वीज़ा हम अप्लाई नहीं करते। उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाने के लिए गाइडलाइन देते हैं, उसको रोड मैप देते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। बाकी आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से अच्छी मालूमात हासिल की होगी। तो अब इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलाम वालेकुम।